हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम बुक के चैप्टर 5 के बारे में। और इस वीडियो में अपने देखेंगे कि एसवॉर्ड टूर्नामेंट का दूसरा दिन कैसे घटा और ये चैप्टर ग्रैंड फिनाले को किस तरह से सेटअप करता है। तो जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले पिछले वीडियो देख लें। और जिन भी लोगों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहाँ पर मैंने सभी बुक की पीडीएफ अपलोड कर दी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसफोर्ड का मैदान पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ था और पश्चिम से तेज हवाएं चल रही थी। तब डंक ने मन में सोचा कि ऐसे मौसम में भीड़ काफी कम होगी और आज उसे बाढ़ के पास में सबसे अच्छी जगह मिल जाती और एग रेलिंग पर बैठ जाता और मैं पीछे खड़ा होकर आज का भाला युद्ध देखते। लेकिन अब तो एग रेशम और फर के बने शानदार कपड़े पहनकर मैदान में बने ऊंचे मंच पर बैठा होगा और डंक की नजरें तो सिर्फ उस कोठरी की 4 दीवारों तक सीमित है जहां पर लॉर्ड एसवॉर्ड के सैनिकों ने उसे कैद किया है। कमरे में एक खिड़की है लेकिन वह भी गलत दिशा में खुलती है। सूरज निकलते ही डंक उस खिड़की के पास बैठ गया और उदास होकर शहर, खेतों और जंगल की ओर देखने लगा। एसफोर्ड के सैनिक उसका बेल्ट, तलवार, कटार और चांदी के सिक्के सब कुछ ले गए। डंक को उम्मीद थी कि एग और रेमन को उसके घोड़े, चेस्टनट और थंडर की याद होगी और डंक धीरे से बोलता है, एग मेरा स्क्वायर, किंग्स लैंडिंग की गलियों से उठा एक गरीब लड़का। क्या किसी नाइट को इस तरह से मूर्ख बनाया गया होगा? मैं हूँ डंक द लंक, किले की दीवार जितना मोटा और ओरेक्स बेल जितना धीमा। लॉर्ड एसफोर्ड के सिपाहियों ने कठपुतली शो में सबको पकड़ लिया था और उसके बाद से डंक को एग से बात करने नहीं दी गई, ना ही रेमन से, ना टेंसल से और ना ही किसी और से, और यहाँ तक कि लॉर्ड एसफोर्ड से भी नहीं। डंक को ये सोचकर डर लगने लगा कि अब उन सबको फिर से देख पाएगा या नहीं। डंक जानता था कि वे उसे यहाँ पर मरने तक इसी कमरे में कैद रखेंगे। डंक अपने आप से पूछता है, मैंने क्या सोचा था कि क्या होगा, और मैंने एक राजकुमार के बेटे को गिरा दिया और उसके चेहरे पर लात मारी। धुंधले आसमान के नीचे आज लॉर्ड और ग्रेट वॉरियर के कपड़े आज उतने सुंदर नहीं लग रहे हैं जितने कल लग रहे थे। बादलों में छुपा सूरज आज उन नाइट के सोने चांदी के बने आभूषण और स्टील के हेलमेट को इतना चमका नहीं रहा था। लेकिन फिर भी डंक चाहता था कि वह उस मैदान की भीड़ में होता और वहां भाला युद्ध देखता। यह साधारण कवच पहने हुए एक हेज नाइट के लिए एक अच्छा दिन होता। लेकिन डंक आज मैदान से आने वाली आवाजों को केवल सुन सकता था। तुरही की आवाज दूर तक जाती है और कभी कभी भीड़ इतने जोर से शोर मचाती कि उसे पता चल जाता कि कोई गिर गया है या फिर कोई उठ गया है या फिर किसी ने साहसी काम किया है। डंक आगे सोचता है, यह अच्छा ही था। सर आर्ले ने बहुत पहले बताया था कि हेज नाइट ही सबसे अच्छे नाइट होते हैं, जबकि दूसरे नाइट अपने लॉर्ड की सेवा करते हैं जो उन्हें बदले में जमीन या सुरक्षा देते हैं। लेकिन हेज नाइट अपनी मर्जी से सेवा करता है जहां पर वह चाहता है। हर एक योद्धा कमजोर और निर्दोष लोगों की रक्षा की कसम खाता है, लेकिन इस कसम को केवल हेज नाइट ही सबसे अच्छे से निभाते हैं। अब सुबह दोपहर में बदल गई और मैदान की ओर से आने वाली आवाजें धीरे धीरे कम होती गई और शांत हो गई। अब दोपहर से शाम हो गई और शाम का अंधेरा और धुंध कोठरी के चारों ओर छाने लगा। लेकिन डंक अभी भी उस खिड़की के पास बैठा था, बाहर बढ़ते हुए अंधेरे को देख रहा था और अपनी भूख को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसने कदमों की आहट और लोहे की चाबियों की खनखनाहट सुनाई दी और जैसे ही दरवाजा खुला 2 पहरेदार अंदर आए और डंक वहां पर सीधा खड़ा हो गया। एक के हाथ में दीपक था तो दूसरे के हाथ में खाने की थाली, और उन पहरेदारों के पीछे एग आया और एग ने उन पहरेदारों से कहा, दीपक और खाना यहाँ पर छोड़ दो और तुम जाओ। और वे पहरेदार एग की बात मानकर वहां से चले गए और डंक देखता है कि दरवाजा आधा खुला छोड़ गए। खाने की खुशबू से डंक को एहसास हुआ कि उसे कितनी जोर की भूख लगी थी। वहां पर गर्मा गर्म रोटी, शहद, मटर का दलिया, भुने हुए प्याज और अच्छे से पकाया हुआ मांस था। वह थाली के पास बैठ गया और रोटी को मुंह में जल्दी जल्दी ठूसने लगा। और डंक कहता है, कोई चाकू नहीं है क्या? उन्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा लड़के? तब एग कहता है, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको क्या लगता है। एग ने काला कुर्ता पहना हुआ था जिस पर हाउस टारगेरियन का 3 सिर वाला ड्रैगन बना हुआ था। और अब एग कहता है, मेरे चाचा कहते हैं कि मुझे आपको धोखा देने के लिए माफी मांगनी चाहिए। डंक ने कहा, तुम्हारे चाचा यानी कि प्रिंस बेलोर? एग उदास होकर बोलता है, मेरा कभी झूठ बोलने का इरादा नहीं था। तब डंक कहता है, पर तुमने बोला
हर एक बात पर सबसे पहले तो तुम्हारे नाम से ही देखो, मैंने कभी प्रिंस एग के बारे में नहीं सुना है। तब एग कहता है, यह एगोन का छोटा नाम है, मेरे भाई एमोन मुझे एग नाम से बुलाते हैं। अब वह सिटाडेल में है, मिस्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है। डेरोन और मेरी बहनें भी मुझे एग नाम से बुलाती है। डंक गोश्त का टुकड़ा खा रहा था और उस पर शाही मसाला लगा था, जिसका स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। और खाना खाते हुए डंक ने कहा, एगोन ही होगा, एगोन द ड्रैगन जैसा। और अब तक कितने एगोन राजा बन चुके हैं? तब एग कहता है, 4। अब तक 4 एगोन राजा बन चुके हैं। तब डंक कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या यह कोई मजाक था, एक मूर्ख हेज नाइट को बेवकूफ बनाने के लिए? तब एग की आंखें भर आई और एग कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझे तो डेरोन का स्क्वायर बनना था। वह मेरा बड़ा भाई है और मैंने स्क्वायर बनने की सारी जरूरी चीजें सीख ली है। लेकिन डेरोन एक अच्छा नाइट नहीं है, वो तो इस टूर्नामेंट में भाग भी नहीं लेना चाहता था। इसलिए वह समर हॉल से निकलने के बाद पहरेदारों से बचकर चुपचाप वहां से भाग गया। वह समर हॉल लौटने के बजाय सीधे एसवॉर्ड की तरफ आ गया, ये सोचते हुए कि यहाँ पर उसे कोई नहीं ढूंढेगा। उसी ने मेरा सिर मुंडवाया। उसे पता था कि मेरे पिता हमें ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजेंगे। डेरोन के बाल आम लोगों के जैसे हैं, हल्के भूरे, कुछ खास नहीं, लेकिन मेरे बाल एरियन और पिता जैसे हैं। तब डंक कहता है, ड्रैगन का खून, सिल्वर गोल्डन बाल और उनकी बैंगनी आंखें, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाया? मैं हूँ डंक द लंक। तब एग कहता है, इसलिए डेरोन ने मेरे बाल काट दिए और इसका इरादा था कि हम इस टूर्नामेंट तक छुप कर रहेंगे। लेकिन जब आप आए और मुझे अस्तबल का लड़का समझ लिया। और एग ने अपनी आंखें नीचे कर लेता है और कहता है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेरोन लड़ना चाहता है या नहीं, पर मुझे किसी का स्क्वायर बनना था। मुझे माफ करना सर डंकन, मैं सच में आपसे माफी मांगता हूँ। तब डंक एग को देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से चाहना कैसा होता है और उसे पाने के लिए एक झूठ भी बोला जा सकता है। मुझे लगा था कि तुम मेरे जैसे हो और तुम हो भी सकते हो, पर उस तरह से नहीं जैसे मैंने सोचा था। तब एग कहता है, पर अभी भी हम दोनों किंग्स लैंडिंग से हैं। तब डंक को हंसी आ जाती है और कहता है, तुम ऊपर एगोन्स हिल से और मैं नीचे प्लीहा बॉटम से। तब एग कहता है कि वो दोनों ज्यादा दूर नहीं है सर डंकन। अब डंक बोलता है, क्या अब मुझे तुम्हें माय लॉर्ड या योर ग्रेस कहकर बुलाना पड़ेगा? तब एग कहता है, दरबार में मुझे योर ग्रेस, पर बाकी समय में तुम मुझे एग ही कहकर बुला सकते हो सर डंकन। तब डंक कहता है, वे मेरे साथ क्या करेंगे एग? तब एग कहता है, मेरे अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं जब आप खाना खा लो सर। तब डंक जल्दी से खाने की थाली को एक तरफ रख देता है और खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, बस अब खाना हो गया। मैं पहले ही एक राजकुमार को लात मार चुका हूँ, अब दूसरे राजकुमार को इंतजार नहीं करवाना चाहता। लॉर्ड एसफोर्ड ने अपने रहने वाले कमरे प्रिंस वेलोर को दे दिए थे और एग डंक को लेकर लॉर्ड एसफोर्ड के सोलर कमरे में आता है, जहां पर बेलोर मोमबत्ती की रोशनी में पड़ रहे थे। डंक उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। बेलोर ने कहा, उठो, क्या तुम शराब लोगे? डंकन को ड्रोनिस रेड वाइन डाल के दो एगोन, और ध्यान रहे तुम उस पर गिरा ना दो, तुमने पहले ही उसके साथ काफी बुरा कर दिया है। तब डंक कहता है, महाराज यह शराब नहीं गिराएगा, वह काफी अच्छा लड़का है और अच्छा स्क्वायर भी, उसका नुकसान करने का कोई इरादा नहीं था और मैं ये अच्छे से जानता हूँ। तब बेलोर कहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा ना होना, नुकसान ना होने की कोई गारंटी नहीं है। एगोन को अपने भाई एरियन की ये हरकत देखकर सीधा उसे मेरे पास आना चाहिए था और वह तुम्हारे पास भागा, यह उसकी गलती है। और जो तुमने किया, खैर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन मैं राज्य का राजकुमार हूँ, कोई हेज नाइट नहीं, और राजा के पोते को मारना ये कहाँ की समझदारी है, चाहे वजह कितनी भी सही क्यों न लगे। तब डंक ने गंभीरता से सिर हिलाया। एग डंक को ड्रोनिस वाइन से भरा प्याला देता है और गुस्से में कहता है, मुझे एरियन से नफरत है और मुझे सर डंकन को बुलाना पड़ा क्योंकि महल बहुत दूर था। तब बेलोर सख्ती से कहते हैं, एरियन तुम्हारा अपना भाई है, और सेप्टन कहते हैं कि हमें अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए। अब हमें अकेला छोड़ दो एगोन, मैं सर डंकन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। और एग उस कमरे से बाहर चला जाता है। तब बेलोर ने कुछ देर तक डंक की आंखों में देखा और कहा, सर डंकन, तुम मुझे बताओ, तुम लड़ाई में कितने अच्छे योद्धा हो, तुम तलवार और भाला चलाने में कितने निपुण और कुशल हो। अब डंक के समझ में नहीं आया कि वे क्या कहे, तो वो कहता है कि सर आर्लन ने मुझे तलवार और ढाल चलाना सिखाया है और क्विंटन पर तलवार और भाला चलाना भी सिखाया है। बेलोर यह सुनकर थोड़ा परेशान हुए और कहने लगे, मेरा भाई मेकार कुछ देर पहले ही यहाँ पर लौटे हैं और उनका उत्तराधिकारी बेटा किसी शराब खाने में नशे में धुत मिला, और यह बात
मेकार कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उसे उम्मीद थी कि इस टूर्नामेंट में उसके बेटे मेरे बेटों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन दोनों ने मेकार को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन वे कर भी क्या सकता है, वे उसी के अपने बेटे हैं। मेकार बहुत गुस्से में है और वे अपना गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए किसी न किसी को तो दोष देना चाहता है और उसने तुम्हें चुना है। डंक घबरा कर बोलता है, मुझे? तब बेलोर कहते हैं, एरियन ने अपने पिता मेकार को सब कुछ पहले से ही बढ़ा चढ़ा के बता दिया है और डेरन ने भी तुम्हारी कोई मदद नहीं की है और उसने अपनी कायरता को छुपाने के लिए मेकार से कहा है कि रास्ते में एक बड़ा डाकू लुटेरा नाइट एगोन को उठा के ले गया है और वह कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था और उस कहानी में डाकू लुटेरा नाइट तुम हो सर डंकन। तब डंक कहता है, एग मेरा मतलब एगोन मेकार को सब सच बता देगा। बेलोर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह पहले ही बहुत झूठ बोल चुका है और जैसा कि तुम जानते हो मेकार किस बेटे पर विश्वास करेगा। और रही बात कठपुतली वालों की, तो एरियन ने उसे बढ़ा चढ़ा कर कहा होगा और उसे राजद्रोह बना दिया है। ड्रैगन राजघराने का निशान है और कठपुतली वालों ने ड्रैगन को मरते हुए और उसकी गर्दन में खून निकलते हुए दिखाया है। चाहे अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। एरियन का मानना है कि यह हाउस टारगेरियन पर छुपा हुआ हमला है और यह विद्रोह भड़काने की साजिश है और मेकार भी इससे सहमत होगा। तब वेलोर वाइन का प्याला साइड में रखते हुए कहते हैं, मेरे भाई मेकार का स्वभाव चिड़चिड़ा है और डेरोन से मिली निराशा के बाद अब सारी उम्मीदें एरियन पर लगा रखी है। मेरा भाई मेकार चाहे जो भी मानो या ना माने, पर एक बात तो साफ है, तुमने राजघराने के खून पर हाथ उठाया है और इसके लिए तुम पर मुकदमा चलेगा और तुम्हें सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, यह सुनकर डंक डर गया। तब बेलोर कहते हैं, एरियन तुम्हारा सिर चाहता है, चाहे उसमें दांत हो या ना हो, और मैं भी तुम्हें इस ट्रायल से नहीं बचा सकता। मेरे पिता यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, इसलिए यह निर्णय मुझे, मेरे भाई मेकार, लॉर्ड एस्पर्ड और लॉर्ड टायरल को करना पड़ेगा। और जब पिछली बार किसी ने राजघराने पर हाथ उठाया था तो उसका हाथ काट दिया गया था और तुमने तो उसे लात भी मारी थी। और डंक अब सहम सा गया। मेरा हाथ और मेरा पैर और डंक की जुबान बंद हो गई। बेलोर ने कहा, मैं हैंड ऑफ किंग और राज्य का उत्तराधिकारी हूँ और मैं अपने साथियों से आपके लिए दया की बात करूंगा, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। अब डंक लड़खड़ाते हुए बोलता है, महाराज, उसका इरादा राजद्रोह का नहीं था, वह तो बस लकड़ी का एक ड्रैगन था। तब बेलोर धीरे से बोलते हैं, तुम्हारे पास एक और रास्ता है, पर मैं ये भरी सभा में नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि सभी नाइट को अपने ऊपर लगे आरोपों को दूर करने के लिए ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग कर सकता है और ये अधिकार हर एक नाइट के पास होता है। इसलिए मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, सर डंकन द टॉल, तुम असल में कितने अच्छे योद्धा हो। ट्रायल शुरू होता है और डंकन ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग करता है। तब प्रिंस एरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ए ट्रायल ऑफ 7, यह मेरा अधिकार है और इसमें मुझे विश्वास है। प्रिंस वेलोर ने मेज को थपथपाया और उसके बगल में बैठे लॉर्ड एस्फोर्ड ने भी धीरे से सिर हिलाया। तब प्रिंस मेकार अपने बेटे एरियन से पूछते हैं, क्या तुम इस हेज नाइट से अकेले लड़ने से डरते हो? क्या तुम अपने आरोपों की सच्चाई तय करने का अधिकार देवताओं को नहीं देना चाहते? तब एरियन कहता है, डर, और वो भी इससे? ऐसी बात मत कीजिए पिताजी, मेरे विचार तो मेरे प्यारे भाइयों के लिए है। डेरोन को तो भी डंकन ने धोखा दिया है और उसके खून पर पहला अधिकार डेरोन को है। ए ट्रायल बाय 7 से हम दोनों उसका सामना कर सकेंगे। और डेरोन धीरे से कहता है, मेरे लिए कोई एहसान मत करो भाई। डंक देखता है कि प्रिंस मेकार का बड़ा बेटा डेरोन पहले से ही बदतर दिख रहा है। जब डंक ने उसे पहली बार उस सराय में देखा था जहां पर सबसे पहले डंक ने खाना खाया और एग से पहली मुलाकात की थी। प्रिंस एरियन मुस्कुराते हुए बोला, मैं ट्रायल बाय 7 के मुकाबले की मांग करता हूँ। और डंक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, तो वो सामने बैठे लोगों से पूछता है, माय लॉर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ट्रायल बाय 7 का मुकाबला क्या होता है। तब प्रिंस वेलोर कहते हैं, ट्रायल बाय कॉम्बैट बहुत पुराना न्याय करने का एक तरीका है, लेकिन अब यह बहुत कम काम में लिया जाता है। नेरोसी से आए हुए एंडल्स और उनके देवताओं का न्याय करने का एक तरीका है। इसमें आरोप लगाने वाला और आरोपी दोनों देवताओं से न्याय की प्रार्थना करते हैं और एंडल्स का मानना था कि हर एक साइड से 7 योद्धा लड़े तो देवता सम्मानित होकर न्यायपूर्ण निर्णय करेंगे। तब लियो टायरल कहते हैं, या फिर शायद उन देवताओं को तलवारबाजी का शौक था। और टायरल आगे कहते हैं, खैर जो भी हो, पर एरियन अपने अधिकार में है, इसलिए यह ट्रायल बाय 7 का मुकाबला होना चाहिए। तो डंक निराशा से कहता है, तो क्या अब मुझे 7 योद्धाओं के साथ अकेले लड़ना पड़ेगा? तब प्रिंस मेकार कहते हैं,
अकेले नहीं और तुम मूर्ख बनने की कोशिश मत करो, इससे काम नहीं चलेगा। 7 का मुकाबला 7 योद्धाओं से होगा और तुम्हें अपने साथ लड़ने के लिए 6 और योद्धा ढूंढने होंगे जो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तब डंक कहता है 6 नाइट, और मन में सोचता है कि जैसे उसे 6000 नाइट को ढूंढने का बोला गया हो। यहाँ पर डंक का ना कोई भाई है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पुराना साथी जो उसके लिए युद्ध में उसके साथ खड़ा रहे, और 6 अजनबी क्यों ही अपनी जान जोखिम में डालेंगे, वो भी एक हेज नाइट के लिए, उन राजकुमारों के खिलाफ। और डंक कहता है माय लॉर्ड, अगर मेरा साथ किसी ने नहीं दिया तो क्या होगा। तब मेकार कहते हैं अगर तुम्हारा मकसद नेक है तो अच्छे लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे। यदि तुम्हारा कोई साथी नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि तुम दोषी हो। डंक एस्फोर्ड कैसल से बाहर जाते हुए अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहा था जितना उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और ऊपर से ओस जैसी हल्की बारिश हो रही थी और डंक को डर के मारे अब और ज्यादा ठंड लग रही थी। वह कांप रहा था और तब उसने नदी के उस पार कुछ तंबुओं के पास आग जलते हुए देखा। रात आधी गुजर चुकी थी और कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली थी, और इस सुबह के साथ उसकी मौत पास आते हुए दिखाई दे रही थी। डंक को तलवार और चांदी के सिक्के वापस दे दिए गए थे, और वह जब नदी को पार कर रहा था तो उसके विचार काफी निराश और भारी हो गए। वह सोचने लगा कि अपना घोड़ा लेगा और भाग जाएगा, लेकिन वह चाहता तो भाग सकता था, लेकिन फिर उसका नाइटहुड छीन जाता और वह एक भगोड़ा बनकर रह जाता जब तक कोई लॉर्ड उसे पकड़कर उसका सिर ना कटवा देता। डंक मन में सोचता है कि ऐसी जिंदगी जीने से तो ज्यादा अच्छा है कि एक नाइट की तरह सम्मान के साथ मरे। भीगा हुआ डंक खाली पड़े हुए मैदान में से चल रहा था। तभी वह देखता है कि ज्यादातर तंबू में अंधेरा है और उनके मालिक सो गए हैं, और कुछ तंबुओं में अब भी मोमबत्ती जल रही थी, और एक तंबू में धीमी धीमी आह से भरी हुई सुकून की आवाज आ रही थी। डंक को यह सोचकर अफसोस हुआ कि किसी महिला के साथ रात बिताए बगैर वह मर जाएगा, और तभी उसने घोड़ों की फुफकार सुनाई दी और डंक ने उस आवाज को पहचान लिया, और ये आवाज थंडर और चेस्टनट की थी जो वहां पर गोल तंबू के बाहर बंधे हुए थे, और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, और पास में एक झंडा बारिश में भीग रहा था जिस पर हाउस फॉसवे का लाल सेब बना हुआ था, और यह डंक को एक उम्मीद जैसा लगा। तो रेमन ने भारी आवाज में कहा ट्रायल बाय कॉम्बैट, भगवान भला करे डंकन, इसका मतलब असली जंग भाले, मॉर्निंग स्टार, कुल्हाड़ी और तलवारों से होगी, इसका मतलब समझ रहे हो ना। तभी सर स्टेफन ने कहा रेमन द रिकल्टेंट, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह नाइट की लड़ाई है और तुम नाइट नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जान पर कोई खतरा नहीं है। सर डंकन, तुम्हारे पास कम से कम एक फौसवे तो है, और वो भी पका हुआ और बड़े वाला, और मैंने देखा है कि एरियन ने उस कठपुतली वालों के साथ में क्या किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब रेमन भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ सर डंकन। तब स्टेफन कहता है हमारे साथ और कौन लड़ेगा सर डंकन। तब डंक कहता है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ मैनफर्ड डुंडोरियन को ही जानता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं एक नाइट हूँ और वह मेरे लिए अपनी जान क्यों ही जोखिम में डालेगा। अब स्टेफन कहता है तो अब हमें 5 नाइट और चाहिए, और अच्छी बात यह है मेरे यहाँ पर 5 से ज्यादा दोस्त है, लियो लॉन्गथ्रोन, लॉफिंग स्ट्रॉम, लॉर्ड केरोन, लेनिस्टर, सर ओथो ब्रेकन और कुछ ब्लैकवुड भी। लेकिन ब्रेकन और ब्लैकवुड कभी एक तरफ से नहीं लड़ते, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। तब रेमन कहता है अगर इस टाइम उन्हें जगाया गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तब स्टेफन कहता है अगर वे गुस्से में होंगे तो वो और ज्यादा जोर से लड़ेंगे, मुझ पर भरोसा रखो सर डंकन। और स्टेफन आगे कहता है रेमन, अगर मैं सुबह तक नहीं लौटा तो मेरा कवच और घोड़ा लेकर तैयार रहना, मैं तुम्हें चुनौती देने वाले मैदान में मिलूंगा। तब रेमन स्टेफन के जाने के बाद कहता है 5 नाइट और चाहिए सर डंकन, और मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता, पर मेरा भाई उन बताए गए 5 लोगों को तो वह जानता है, पर क्या वे लोग स्टेफन को जानते हैं यह पक्का नहीं है। स्टेफन इसे शोहरत का मौका समझ रहा है, लेकिन ये तुम्हारे लिए मौत का सवाल है और तुम्हें अपने लोग खुद को ढूंढने होंगे सर, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी बाहर से आवाज आई कि ज्यादा योद्धा होना कम योद्धाओं से तो कहीं बेहतर है। तब रेमन पूछता है कि वहाँ पर कौन है। तब एक लड़का तंबू में आया और उसके पीछे एक और पतला लड़का जिसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। तभी डंक उठ खड़ा हुआ और बोला एग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब एग बोलता है मैं आपका स्क्वायर हूँ और आपको हथियार पहनाने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना सर डंक। तभी पीछे खड़ा डेरोन सामने आया। तब डंक ने कहा क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम यहाँ आए हो। और डंक ने अपना चाकू निकाल लिया और कहता है
मुझे इसे तुम्हारे पेट में घुसा देना चाहिए। तभी डेरोन बोला, लेकिन पहले मुझे एक वाइन का प्याला दे दो और देखो मेरे हाथ किस तरह से कांप रहे हैं। तब डंक गुस्से में बोलता है, तुमने तो मेरे बारे में झूठ बोला है, मैं तुम्हारे हाथों की परवाह क्यों करूं। तब डेरोन बोलता है, मेरे पिता पूछ रहे थे कि एग कहाँ गया है और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपने शराब के प्याले के अलावा कुछ नहीं देखा, तो मैंने झूठ बोल दिया। और हाँ, मेरे पिता उन 7 योद्धाओं में शामिल होने वाले हैं जो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तभी बीच में एग बोलता है, मैंने उनसे बहुत विनती की पर वो नहीं माने। उनका कहना है कि एरियन और डेरोन की इज्जत बचाने का बस एकमात्र यही तरीका है। तब डेरोन बोलता है, मैंने तो कभी इज्जत नहीं मांगी थी, जिसको चाहिए रख लो। और मैं सच कहूँ तो सर डंकन, तुम्हें मेरी तरफ से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे घोड़े और तलवार जैसी खतरनाक चीजें पसंद नहीं है। मैं पहले हमले में बहादुर दिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बाद आप मेरे हेलमेट के किनारे पर वार कर सकते हो, जिससे मेरा हेलमेट नीचे गिर जाए लेकिन मुझे ज्यादा दर्द ना हो। आप मेरा मतलब समझ रहे हो ना। मेरे भाई लड़ने और किताबें पढ़ने में मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, पर नशे में धुत होकर कीचड़ में पड़े रहने में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तब डंक हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तब डेरोन कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। मेरे पिता मेकार ने किंग्स गार्ड को भी अपने साथ लड़ने का आदेश दिया है। किंग्स गार्ड, ये सुनकर डंक दंग रह गया। तब डेरोन बोला, जी हाँ, जो यहाँ पर 3 है। शुक्र है कि मेरे अंकल बिल और बाकी के 4 किंग्स गार्ड को यहाँ नहीं लेके आए। एक उन 3 किंग्स गार्ड का नाम बताता है, सर रोलैंड क्रैकहोल, सर डोनेल ऑफ डस्कंडेल और सर विलियम। तब डेरोन कहता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है और उन्हें राजा और रॉयल फैमिली की रक्षा की शपथ खाई होती है, और हम सब रॉयल फैमिली से आते हैं। तब डंक ने उंगलियों पर गिना और कहा, ये तो 6 हो गए, और 7वां नाइट कौन होगा। तब डेरोन बोलता है, एरियन ढूंढ ही लेगा, जरूरत पड़ी तो वह किसी को खरीद लेगा। हमारे पास सोने और चांदी की कोई कमी नहीं है। तब एक पूछता है, तुम्हारे पास कौन कौन है सर डंकन। तब डंक बोलता है, रेमन का भाई सर स्टेफन। तब डेरोन चौंकता है और कहता है, सिर्फ एक। तब एग कहता है, मैं ला सकता हूँ, मैं नाइट ला सकता हूँ। तब डंक कहता है, पर मैं तो तुम्हारे भाइयों के खिलाफ ही लड़ने जा रहा हूँ। तब एग कहता है कि तुम डेरोन को चोट नहीं पहुंचाओगे, और जैसा उसने कहा है कि वह गिरने का नाटक कर लेगा। और जहाँ तक बात है एरियन की, तो मुझे याद है जब मैं छोटा था तो वह रात को मेरे कमरे में आता और मेरी टांगों के बीच में चाकू रख कर कहता, मेरे बहुत सारे भाई हैं और मैं तुम्हारा नूनू काट कर तुम्हें बहन बना दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूंगा। और उसने मेरी बिल्ली को भी कुएं में फेंक दिया, पर वह कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वह हमेशा झूठ बोलता है। अब राजकुमार डेरोन कहते हैं, यह सच कह रहा है और एरियन सच में एक दरिंदा है। वह अपने आप को इंसान के शरीर में जन्मा ड्रैगन समझता है और इसी वजह से वह उन कठपुतली वालों पर इतना नाराज हुआ। तब रेमन कहता है कि काश वह फुआसवे घर में पैदा होता तो वह खुद को लाल सेब समझता और हम सब लोग कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करते, लेकिन अब जो है उसका क्या ही कहा जा सकता है। अब एक खड़ा होता है और कहता है, अब मुझे किले में लौट जाना चाहिए, नहीं तो मेरे पिता सोचेंगे कि मैं तलवार की धार तेज करने में इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ। पर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ सर डंकन, क्या आप मेरे साथ चलोगे। तब डंक बोलता है, जी महाराज, और अपना चाकू म्यान में रख लेता है और आगे कहता है, जाने से पहले मुझे अपनी ढाल भी लेनी होगी। तब रेमन कहता है, मैं और एग नाइट को ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत होना सर डंकन। डेरोन और एग तंबू से बाहर निकले और उनके पीछे पीछे हल्की बारिश में डंक भी चलने लगा। डेरोन कहता है कि सर डंक, मैंने आपको मेरे सपने में देखा। तब डंक कहता है, आपने मुझे उस सुराय में भी तो यही कहा था। तब डेरोन कहता है कि वे सच होते हैं, मेरे सपने सच होते हैं और वे सपने मुझे डराते हैं और तुम भी डराते हो डंक। मैंने अपने सपने में तुम्हें देखा और साथ में एक बड़े ड्रैगन को मरे हुए देखा। वह ड्रैगन इतना बड़ा था जिसके पंख इस मैदान को पूरी तरह से ढक सकते थे। वह तुम्हारे ऊपर गिर गया, लेकिन तुम जिंदा थे और वह ड्रैगन मारा जा चुका था। तब डंक कहता है, क्या मैंने उस ड्रैगन को मार डाला। तब डेरोन कहता है, मैं ये तो नहीं देख पाया, पर तुम वहाँ पर थे, वो ड्रैगन मरा हुआ था। हम सभी टारगेरियन कभी ड्रैगन के मालिक हुआ करते थे, पर अब ड्रैगन मर चुके हैं और हम अभी जिंदा है, और मैं आज मरना नहीं चाहता। और तुम मुझ पर एक एहसान करो और ये सुनिश्चित कर लो कि तुम मेरे भाई एरियन को ही मारो। तब डंक कहता है, मैं भी नहीं मरना चाहता। तब डेरोन कहता है, सर डंकन, मैं तो अपना आरोप वापस भी ले लूंगा, लेकिन जब तक एरियन अपना आरोप वापस नहीं लेता तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। अब डेरोन और एग वहाँ से कैसल की ओर चले जाते हैं और डंक व्यापारियों की गाड़ी की तरफ चला जाता है जो कि मैदान के पश्चिमी किनारे पर थी। डंक एक पेड़ की ओट में खड़ा था
उस कठपुतली वाली गाड़ी की जगह को देखता है, पर वहाँ पर वो गाड़ी नहीं थी। डंक मन में सोच रहा था कि अब ढाल के लिए वह क्या करेगा। उसके पास चांदी के सिक्के तो है, पर इस टाइम ढाल कहाँ मिलेगी। तभी अंधेरे में से आवाज आती है, सर डंकन। और डंक पीछे मुड़ के देखता है तो स्टीली पेट हाथ में एक लालटेन लिए खड़ा था और बोलता है, अगर तुम अपनी ढाल के लिए आए हो तो टांचेले ने उसे मेरे पास छोड़ दी थी। और स्टीली पेट कहता है, तो अब ये मुकाबला ट्रायल बाय कॉम्बैट से होगा। तब डंक बोलता है, ये ट्रायल ऑफ 7, ये तुम्हें कैसे पता। तब स्टीली पेट कहता है, अगर तुम मुकाबला जीत गए तो ये तुम्हें चूम कर लॉर्ड जैसा बना देंगे, अगर ये तुम मुकाबला हार गए तो तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्से कम हो जाएंगे। चलो मेरे पीछे आओ। फिर वह स्टीली पेट अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। तब डंक पूछता है कि वह कहाँ चली गई। तब स्टीली पेट कहता है, वह ड्रोन की ओर चली गई। लड़की का अंकल एक समझदार इंसान है जो उसे लेके चला गया, और वो जितनी दूर जाए उतना ही अच्छा है। अगर वो यहाँ रुके रहते तो ड्रैगन फिर से उन्हें याद कर लेता, और वह नहीं चाहता कि तुम उस लड़की को मरता हुआ देखो। अब स्टीली पेट डंक की ढाल लेके आया और कहता है, तुम्हारी ढाल के किनारे काफी पतले और जंग लगे हुए थे और ये बहुत कमजोर थी। मैंने ये ढाल नई बना दी है, पहले से मोटी और पहले से ज्यादा ताकतवर, और इसके पीछे लोहे की पट्टियां भी लगा दी है, और इस पर रंग उस लड़की ने ही किया है। लड़की ने जितने अच्छे से ढाल को रंगा था वह डंक की कल्पना से कहीं बढ़कर था। वो रंग लालटेन की रोशनी में भी चमक रहा था। सूर्यास्त के रंग गहरे और चमकीले थे, एक लंबा पेड़ और एक टूटता हुआ तारा। अब डंक ने ढाल को अपने हाथ में लिया और अब उसे सब कुछ गलत लग रहा था। यह किस तरह का निशान है? गिरता हुआ तारा, क्या मैं भी ऐसे ही गिर जाऊंगा? और सूर्यास्त रात होने का संकेत देती है। मुझे अपने ढाल में प्याला वाला निशान ही रखना चाहिए था, कम से कम उसके पंख तो थे उड़ने के लिए। और सर आर्लेन हमेशा कहा करते थे, प्याला भरोसे, दोस्ती और अच्छी दावतों का प्रतीक है, पर यह मेरी ढाल तो मौत जैसी लग रही है। तब स्टीली पेट कहता है, इसमें एल्म का पेड़ तो जिंदा है और इसकी पत्तियों को तो देखो कितनी हरी है, और मैंने तो ऐसी ढाल भी देखी है जिन पर खोपड़ी, भेड़िए, कौवे और यहाँ तक फांसी पर झूलते हुए आदमी और खून से भरे सिर से सजी। वे ढाल भी जब काम आ सकती है तो ये भी आ जाएगी। और तुमने ढाल के बारे में पुरानी कविता तो सुनी होगी, ओक और लोहा मेरी रक्षा करो। तब डंक इस कविता को पूरा करते हुए आगे कहते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और नरक में जाऊंगा। सर आर्लेन ने यह कविता बहुत साल पहले सिखाई थी। तब डंक बोलता है, ढाल को मजबूत करने के लिए लगाए गए रिम का कितना पैसा चाहिए? तब स्टीली पेट अपनी दाढ़ी खुजाता है और कहता है, तुमसे बस सिर्फ एक तांबे का सिक्का। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।